Assalamualaikum dear students. I am Professor Muhammad Akram from Aspire College Thokar campus. Today we are going to discuss how to write reference to context. Dear students, English Part 1 के पेपर में रेफरेंस टू context आमतौर पर क्वेश्चन 7 के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा पहला जुज रेफरेंस टू context का होता है और दूसरा हिस्सा पंक्चुएशन का होता है। पंक्चुएशन पे हमने 2 लेक्चर के अंदर तफसीलन डिस्कस किया है। आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए डिस्कस करेंगे जो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये हिस्सा 5 नंबर का होता है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 बातों का इल्म होना चाहिए। नंबर 1, जो लाइंस वहाँ पे दी गई हैं वो 1 है, वो 2 है, 3 या 4 हो सकती हैं, वो किस पोइम से हैं। नंबर 2, उस पोइम का राइटर कौन है, पोएट कौन है। और नंबर 3, उसका थीम क्या है, यानी उस पोइम का थीम क्या है या उसकी समरी क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप आसानी के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट, यहाँ पे 2 लाइंस मैंने लिखी हुई हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रोम। अगर आपको ये पता है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं तो हम आसानी के साथ इसका रेफरेंस लिख सकते हैं, आसानी के साथ इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं और आसानी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, कितनी लाइंस की होनी चाहिए, रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके मार्क्स डिवीजन की बात करते हैं। मार्क्स डिवीजन जो है वो आपके सामने है। टाइटल ऑफ द पोएम जो कि रेफरेंस के अंदर लिखा जाता है ये 1 नंबर का होता है। नेम ऑफ द पोएट, राइटर का नेम 1 नंबर। इट मीन्स रेफरेंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं और वो दोनों चीज़ें 2 नंबर की होती हैं। सबसे पहले आपने पोएम के मतलब बताना होगा, उसका नाम बताना होगा, टाइटल बताना होगा और दूसरा पोएट के मतलब बताना होगा। 1 नंबर जो एक्स्ट्रा अगला एलिमेंट है कॉन्टेक्स्ट, इसका होता है और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के हैं। इट मीन ये टोटल ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और इसके अंदर 4 बेसिक एलिमेंट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हाउ टू राइट रेफरेंस एंड हाउ टू राइट कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस में क्या लिखा जाता है। रेफरेंस में ये बताया जाता है कि ये जो लाइंस हैं, ये जो वर्स है, ये कहाँ से किस पोएम से ली गई है, उस पोएम का नाम और वो पोएम किस पोएट ने लिखी है। ये 2 चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं और ये हिस्सा 2 नंबर का है। फॉर एग्जांपल, पिछली हम लाइंस की बात करते हैं, उसके मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो। यानी पीछे जो हमने लाइंस पढ़ी हैं वो किस नज़म से ली गई हैं, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो। किसने लिखी है, रिटन बाय A.E. हाउसमैन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 2 नंबर का ये हिस्सा है, बहुत आसान है, लेकिन सम टाइम इसके अंदर भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली गलती कहाँ पे करते हैं, टाइटल लिखते हुए इसके अंदर पंक्चुएशन का ख्याल नहीं रखते। कहीं अगर कैपिटल लेटर हैं तो उसको स्मॉल में लिख जाते हैं, नाम चेंज कर जाते हैं, या उसके अंदर पंक्चुएशन कोई मार्क आ रहा है उसको समटाइम स्किप कर देते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें, लवलीएस्ट का L कैपिटल लिखा हुआ है, ऑफ का O स्मॉल लिखा हुआ है, ट्री का T कैपिटल है। इसी तरह उसके बाद कॉमा यूज़ किया गया है, दा का T स्मॉल है, चेरी का C कैपिटल है और नो का N कैपिटल है और इसको इन्वर्टेड कॉमो के अंदर लिखा गया है। ये बात जहन में रखनी और आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको फॉलो करना है। किसने लिखी हुई है, रिटन बाय A.E. हाउसमैन। अब फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है, कौन से लेटर कैपिटल हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगर आप ये हिस्सा ऐसे लिख देते हैं तो इट मीन्स आप 2 नंबर जो हैं वो सिक्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, रेफरेंस के बाद इक्वल का साइन आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि कॉलन का साइन इस्तेमाल करना है, या सेमी कॉलन वगैरह यूज़ आप नहीं करेंगे, डैश यूज़ नहीं करेंगे, कॉलन यूज़ किया जाएगा।
इसी तरह कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा जाता है, आपने 3 से 4 या 5 लाइनें मैक्सिमम लिखनी होती हैं और ओवरऑल आपने पोएम के मतलब बताना होता है। कॉन्टेक्स्ट, इसको पढ़ लेते हैं। द पोएम इज इन द प्रेज ऑफ चेरी ट्री कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स, यानी कि पूरी पोएम के मतलब हमने लिख दिया है कि उसके अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया है। देन द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द चेरी इज इन फुल ब्लूम, फिर उसकी जो मौजूदा हालत है चेरी की वो उसके मतलब पोएट बताता है। द पोएट होप्स टू लिव 50 ईयर्स मोर, फिर शायर अपने मतलब बताता है कि वो कितने साल मजीद जिंदा रहेगा जितनी उसकी उम्मीद है। ही वॉन्ट्स टू गो टू द वुड्स टू एंजॉय द चेरी कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स। इट मीन्स हमने 3 से 4 लाइनों के अंदर उसकी तमाम समरी जो है वो डिस्क्राइब कर दी है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट और ये 1 नंबर का है। अगर कोई स्टूडेंट रेफरेंस सही लिखता है उसके 2 मार्क्स सिक्योर होते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्स्ट मुनासिब लिखता है तो 1 नंबर उसको मिलेगा, यानी कि 3 नंबर जो है वो हासिल कर सकता है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन है। अब एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। 2 नंबर हैं इसके, तो याद रखिएगा इसकी लेंथ 1.5-2 पेज या 2.5 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 15 लाइन्स, 12 से आपके रजिस्टर की 15 लाइन्स इनफ हैं। इससे ज़्यादा आप ना लिखिएगा। बाद वक्त स्टूडेंट्स 1.5 पेज लिखने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिखना क्या है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू लाइन्स जो कि दी गई है पेपर के अंदर उसके मतलब आती हैं तो आप वो लिख सकते हैं, वरना आप उस पोएम की थीम तैयार करें। अगर आपको कुछ और नहीं आता तो वो थीम एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख दें। तकरीबन तमाम पोएम को कवर कर रहा होता है और वही उसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोटेशन आती है उससे रेलिवेंट है पोएम से, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम, दिस पोएम। और ये याद रखिएगा कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये 2 लाइन्स के लिए नहीं है बल्कि पूरी पोएम के लिए लिखा गया है। कहीं से भी इस पोएम की 2 लाइन्स आती हैं, 3 लाइन्स आती हैं या 4 लाइन्स आती हैं तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये पैराग्राफ वैसे ही पुट कर सकते हैं। पूरी पोएम के तमाम लाइन्स को ये कवर करता है। दिस पोएम प्रूव्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये कोटेशन है, आपको पता है, तो मैंने स्टार्ट में ये लिख दिया है क्योंकि ये नज़म ये साबित करती है, शायर ये साबित करता है कि एक चीज़ जो खूबसूरती वाली है वो आपको हमेशा के लिए खुशी देती है। इन दीज लाइन्स, देन हमने उसको ऐड कर दिया है लाइन्स के मतलब। इन दीज लाइन द पोएट A.E. Housman described the beauty of nature with simple emotions. He has a great love of nature, memory for the past and pathos of man's brief existence. He says that the cherry flowers are the loveliest thing when their branches in the woodland are overloaded with the spring blossoms and covered with snow. यानी वही चीज़ें हमने दोबारा से उसको सिंपल इंग्लिश के अंदर लिख दिया है जो वहाँ पे बयान की गई हैं इन वर्स स्टाइल। दिस सीन कैप्टिवेट्स द पोइट। ऑफ कोर्स दे वेलकम द ईस्टर। द पोइट सेज दैट ही होप्स टू ऑब्जर्व दिस ब्यूटी फॉर 50 years, विच इज़ नो डाउट अ शॉर्ट पीरियड टू एंजॉय देयर ग्लोरी। हमने पोइम के अंदर पढ़ा हुआ है, शायर कहता है कि मेरे पास 70 ईयर्स की लाइफ है, उसको उम्मीद है कि वो 70 ईयर तक ज़िंदा रहेगा, क्योंकि बाइबल के अंदर या क्रिश्चियंस का जो कॉन्सेप्ट है बाइबल के हवाले से इंसान की एवरेज लाइफ 70 ईयर है। जब ये पोएम लिखी गई है या जब उसने ये दरख्त देखा है चेरी का बहुत खूबसूरत है, उस वक़्त शायर की उम्र 20 साल थी, तो अब उसको उम्मीद थी कि अभी 50 साल जो है वो मज़ीद और उसके पास बाकी है। इसी तरह वो उम्मीद करता है कि वो 50 साल रहेगा और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होगा। हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रेयर पोएम। वो एक किस्म की दुआ भी कर रहा है
कि अल्लाह ताला उसको इतनी ज़िंदगी दे ताकि वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो। तो हम दोबारा से इसको कंक्लूड करते हैं। 3 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। रेफरेंस के अंदर आपने 2 चीज़ें बतानी होती हैं, पोएम का नाम और पोइट का नाम। कॉन्टेक्स्ट के अंदर ओवरऑल आपने डिस्क्राइब करना होता है कि इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है, और 3 से 5 लाइनें लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन के अंदर आप बताएंगे उस वर्स के मतलब, उस पोएम के मतलब। और अगर आपको अलग से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती, आप नहीं लिख सकते, तो जो थीम आपने लर्न किया हुआ है वो लिख दें। और डियर स्टूडेंट्स, थीम लाजमी याद कीजिएगा क्योंकि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाता है, राइट द थीम ऑफ द रेन, राइट द थीम ऑफ द सिंधी वुमेन, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है कि समटाइम अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आती तो थीम भी आप पुट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।